जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो कार्तिक और माया एक पल के लिए शॉक्ड रह गए। चिराग माथुर और कृतिका नाम की वो लड़की भी यहाँ थे, जैसे कि वे उन्हें सी ऑफ करने के लिए यहाँ आए थे। मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा वापस जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें विदा करने आया था। चिराग माथुर मुस्कुराया। कार्तिक ने सिर हिलाया और चिराग माथुर के पास खड़ी उदास कृतिका को देखा। कार्तिक कुछ देर चुप रहा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें किसने नाराज कर दिया? कार्तिक का लहजा बहुत आधिकारिक था, जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन की परवाह करता है। मैं तुमसे हार गई। मैं बहुत दुखी हूं। कृतिका इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो कार्तिक से हार गई थी। वो बहुत दुखी थी। वो सच में सेक्युलर दुनिया के एक वॉरियर से हार गई थी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक के इस तरह जीतने पर तुम पहले ही दया दिखा चुकी हो। तुम्हें पता नहीं कि जब उसने मुझे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया तो वो मुझसे कितनी नफरत करता था। माया ने कुछ कहा और सोचा। उसका चेहरा बेवजह लाल हो गया। जब कार्तिक ने उसे विशेष प्रशिक्षण दिया था, तब सीरियस प्रशिक्षण के अलावा उसने उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर रखा था, एकदम गुंडों की तरह। कृतिका ने बुदबुदाया, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैं पुणे सिटी जाना चाहती हूँ। हम एक ही कैबिन में हैं। लड़की ने हवाई जहाज का टिकट अपने हाथ में लहराया। क्या तुम हमारे साथ वापस जाना चाहती हो? कार्तिक ने आश्चर्य से कहा। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, चिराग माथुर ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं कंपटीशन में भाग लेने के लिए हाँ कह दूंगी तो वो मुझे स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने देगा। मैं अब माथुर फैमिली में नहीं रहना चाहती। मैं बहुत ही वियर्ड और दुखी महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ पुणे सिटी जा रही हूँ, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ। क्या तुम खुश हो? लड़की को देखते हुए कार्तिक ने अचानक एम्बैरेस्ड सा एक्सप्रेशन दिया। माया ने कार्तिक के एक्सप्रेशन और फीलिंग को समझा और उसके दिल में मुस्कान आ गई। उसने कृतिका को देखा और बहुत असहाय महसूस किया। कार्तिक बहुत नर्वस लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वो उसे खा जाएगी। ठीक है, चलो फ्लाइट के अंदर चलते हैं। बोर्डिंग शुरू हो गई है। कृतिका ने अपना सामान उठाया और उन लोगों के साथ फ्लाइट के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गई। चिराग माथुर ने हेल्पलेसली कहा, मिस्टर मेहरा, मैं मिस कालरा को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ रहा हूं। कार्तिक ये सुनकर मौके पर ही दंग रह गया और उसने बहुत ही कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर कैसे रिस्पॉन्ड करे। माया ने देखा कि कार्तिक चुप था और वो समझ गई कि कार्तिक कंफ्यूज्ड है। तब फिर माया ने कार्तिक की तरफ से जवाब दिया, चिंता मत करो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। जैसे ही उसने बात की, उसने कार्तिक को भी फ्लाइट पर खींच लिया। माया और कार्तिक हाथ पकड़कर फ्लाइट में चढ़ गए। कार्तिक बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह एक अजनबी की देखभाल क्यों कर रही हो? माया ने कार्तिक को पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर किसी बात को अवॉइड कर रहे हो। ये सुनते ही कार्तिक के शरीर में एक करंट सा लगा। निश्चित रूप से माया ने कुछ नोटिस किया है। कार्तिक ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। उसकी ब्लड लाइन और लड़की की ब्लड लाइन तब प्रतिक्रिया करेगी जब वे करीब आएंगे, ठीक उसी तरह जब वो ललित राजपूत के साथ था। वो कोई ब्लड लाइन नहीं जगाना चाहता था। माया ने कार्तिक को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये रियलाइज किया कि कृतिका उनके साथ एक ही कैबिन में थी। और सबसे अहम बात ये थी कि उन तीनों के अलावा आसपास और कोई नहीं था। ये क्या चल रहा है? माया ने चारों ओर देखा। मैंने चिराग माथुर से इस कैबिन को बुक करने के लिए कहा था। ये सिर्फ हम तीनों के लिए है। ये बहुत बड़ा है। हाउ एक्साइटिंग! कृतिका हंस पड़ी। ये सुनकर माया थोड़ी चुप सी हो गई। उन अमीर लोगों की हरकतें वाकई समझ से बाहर थीं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। सामान रखने के थोड़ी देर बाद फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। कार्तिक अपनी सीट पर बैठ गया और चुप रहा। उसने माया से भी बात नहीं की। कुछ तो बहुत गलत था। माया ने देखा कि माहौल थोड़ा सुस्त था और उसने कृतिका से बात करने की पहल की। उसने कहा, मिस, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानती। कार्तिक और वो केवल इतना जानते थे कि चिराग माथुर
उस लड़की को मिस कालरा कहकर पुकारा करता था और उसका पूरा नाम वो अभी भी नहीं जानते थे। मेरा नाम है कृतिका कालरा, लड़की ने कहा। उसके बाद माया और कृतिका कालरा ने खुशी से बातचीत की। महिलाओं के बीच बातचीत ऐसी नहीं थी कि कार्तिक जैसा पुरुष इसमें दखल दे सके। पूरे रास्ते कार्तिक चुप था। वो विनाश और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। कार्तिक की आंखें कभी कभी कृतिका की तरफ घूम रही थीं। उसकी आंखों में एक बयान ना कर सकने वाली बात थी। पुणे सिटी पहुंचने के बाद कार्तिक और माया ने जायसवाल ग्रुप के लिए एक गाड़ी ली और कृतिका उस उड़ान के बाद गायब हो गई और कोई नहीं जानता था कि वो कहां चली गई। हालांकि जाने से पहले उसने माया के साथ अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया और उसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लिया। फ्लाइट में दोनों के बीच बहुत ही अच्छी तरह की बातचीत हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, माया ने कार में कार्तिक से पूछा। कार्तिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और थोड़ा सा जबरदस्ती से मुस्कुराया। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन छिपे हुए परिवारों के लोगों के बारे में थोड़ा चिंतित हूं। वनराज गोयल से भी बात कर रहा हूं। विनाश छोटे आकाशीय दायरे में चला गया है, इसलिए भविष्य में मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूं। इसके अलावा ललित राजपूत और कृतिका कालरा दोनों के पास वो ब्लड लाइन है जो मेरी ब्लड लाइन को जगाती है। यही वो बात है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं। कार्तिक ने कहा, तो तुम इस बारे में सोच रहे हो? क्या तुम छोटे आकाशीय एरिया में जाने के बारे में सोच रहे हो? कार्तिक ने कहा, मुझे अभी तक पता नहीं है। देखते हैं कि विनाश पकड़ा जाता है या नहीं। कार्तिक ने गाड़ी के बाहर के नजारों को देखा। उसकी आंखों में सीरियस एक्सप्रेशन थे। छोटे आकाशीय एरिया में प्रवेश करने से उसे संभावित खतरे का एहसास हो रहा था। यही बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी। इस समय माया का फोन बजा। माया ने देखा कि सेक्रेटरी तनुज बोल रहा था और वो थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी यहां उसकी निंदा करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर वो कुछ दिनों के लिए सहयोग की बात करने के लिए मुंबई सिटी चली गई। सेक्रेटरी तनुज को हर चीज से निपटना था। वो थक गया था। हेलो, माया ने कहा। हेलो डायरेक्टर मैम, आप कब वापस आ रही हैं? ये अच्छा नहीं है। फोन के दूसरी तरफ सेक्रेटरी तनुज की दबी हुई आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी सीरियस सिचुएशन का सामना किया है। माया ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से कहा, मैं वापस आ गई हूं। मैं जायसवाल ग्रुप की तरफ ही आ रही हूं। क्या हुआ तनुज, सब ठीक तो है ना? सेक्रेटरी तनुज ने उत्सुकता से कहा। डायरेक्टर प्लीज जल्दी आइए। जायसवाल फैमिली के लोग यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब से जायसवाल ग्रुप उन्हीं का है। ये सुनते ही माया का चेहरा ठंडा पड़ गया। मेन ब्रांच 1 या 2 दिन से अधिक समय से जायसवाल ग्रुप को वापस हासिल करना चाह रही थी। उसने पहले ही कार्तिक के साथ इसकी खोज और चर्चा कर ली थी। डोंट वरी, बस थोड़ी ही देर में मैं वहां पहुंच रही हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद माया ने फोन रख दिया। उसने ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने के लिए कहा और जायसवाल ग्रुप की ओर चल दी। जायसवाल फैमिली के लोग सच में लालची हैं, कार्तिक ने रूखेपन से कहा। माया ने दांत पीसते हुए कहा, मेन ब्रांच के लोग स्पष्ट रूप से तुम्हारी ताकत से डरते हैं। तुम अचानक यहाँ किसकी तलाश में आए हो? कार्तिक ने सार्काज्म में कहा, देखती जाओ बस तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम कितनी अजब गजब चीजें देखने वाली हो। जब कार्तिक और माया जायसवाल ग्रुप में पहुंचे तो सभी एम्प्लॉई सवाल पूछ रहे थे। भीड़ में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जाहिर है वे जायसवाल ग्रुप के कंट्रोल में अचानक बदलाव से बहुत चिंतित थे। प्लीज आप लोग घबराओ मत। जायसवाल ग्रुप की डायरेक्टर अभी भी मैं ही हूं। प्लीज मुझ पर विश्वास करें, मैं कभी नहीं बदलूंगी। एम्प्लॉइज को दिलासा देने के लिए माया जोर से चिल्लाई, लेकिन एम्प्लॉइज अब भी दहशत में थे, इसलिए उसे शांत होना पड़ा। माया की गारंटी मिलने के बाद एम्प्लॉइज अपने अपने काम पर लौट गए। हालांकि वे अभी भी थोड़े बेचैन थे। वे सभी माया की पहचान जानते थे। वो जायसवाल फैमिली की मेंबर थी। अब जब जायसवाल फैमिली पर्सनली जायसवाल ग्रुप के ओनरशिप की घोषणा करने आए थे तो वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सकते थे।
डायरेक्टर के रूप में माया का जो व्यवहार था स्टाफ के लिए वो बहुत अच्छा था। जायसवाल फैमिली के उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रूड था और एम्प्लॉइज इस तरह के एरोगेंट व्यक्ति को अपना बॉस नहीं बनने देना चाहते थे। डायरेक्टर जायसवाल, आप फाइनली आ गईं। सेक्रेटरी तनुज उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। वो चिंतित दिख रहा था। क्या हुआ? जायसवाल फैमिली के लोग आए हुए हैं। विभोर जायसवाल, जायसवाल परिवार के कुलपति और उनके साथ मदन जायसवाल और यश जायसवाल भी हैं। सेक्रेटरी तनुज ने जल्दी से माया को लिफ्ट की ओर खींचा। वो तीनों यहां आए हुए हैं। माया ने आईब्राउज उठाई और धीमी आवाज में चिल्लाई। जो लोग उसकी फैमिली के सबसे बड़े और कठोर लोग थे, ये उनके पोते और पड़पोते थे। हालांकि विभोर जायसवाल माया के दादा किशोर जायसवाल के बड़े भाई थे, लेकिन उन्होंने माया की फैमिली की कभी भी परवाह नहीं की और उन्हें मुख्य शाखा से रस्टिकेट कर दिया था। विभोर जायसवाल और यश जायसवाल ने भी माया और बाकियों को डिसरिस्पेक्ट की नजरों से देखा था। क्या मकसद था विभोर जायसवाल और मेन ब्रांच के लोगों के यहां आने के पीछे? क्या उनके पास कोई तुरुप का इक्का था जिसकी मदद से वो जीत हासिल कर लेंगे, या फिर एक बार फिर उन्हें कार्तिक और माया से हार का सामना करना पड़ेगा?